हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद आशीष चौधरी के इस प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं और भारत के भूगोल के अंतर्गत ये क्लास नंबर 18 है। तो दोस्तों, हम लोग भारत के भूगोल के अंतर्गत उत्तर का विशाल मैदान पढ़ रहे थे और उत्तर के विशाल मैदान के अंतर्गत हमने पिछली क्लास में देखा कि उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं और किस बेस पर, किस आधार पर करते हैं। तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो देखिए, हमने देखा था कि उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है वह दो आधार पर करते हैं। पहला था मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। दूसरा था प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण। तो दोस्तों, हमने पिछली क्लास में पढ़ा कि मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण कितने प्रकार से करते हैं। तो देखिए, हमने पिछली क्लास में मिट्टी की विशेषता के आधार पर 8 भागों में देखा था और पिछली क्लास में हम 2 भागों को पढ़ चुके हैं। आज हम देखेंगे मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण 6 दूसरे और पार्ट हैं। तो देखिए, मिट्टी की विशेषता के आधार पर तीसरा सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है वह है बांगर, चौथा खादर। तो हम कंफ्यूज होते हैं कि ये बांगर कौन सा है और खादर कौन सा है। तो आइए अब हम देखते हैं, इसको हम सबसे पहले समझते हैं, इसका डिवाइडेशन कैसे होता है, कैसे हम निश्चित करें कि यह बांगर है और यह खादर है। तो देखिए, यह इंडिया का मैप है और ये 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं। उत्तर की 2 महत्वपूर्ण नदियां हैं, पहली है गंगा, दूसरी है यमुना। इन 2 नदियों से हम समझते हैं बांगर और खादर का कैसे निर्धारण होता है। तो देखिए, यह नदियां साधारणतः साल भर बहती रहती हैं। जैसे ही अगस्त, सितंबर, अक्टूबर ये 3-4 महीने आते हैं, वैसे ही इन नदियों का जो स्तर होता है वह बढ़ जाता है। इन नदियों के जो स्तर का बढ़ने के जो कारण होते हैं वो 2 हैं। पहला है कि मानसून आता है, तो जून से शुरू हो जाती है बारिश, तो यह सितंबर तक चलती है। तो पहला कारण है कि इन नदियों का जो स्तर इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि उत्तर के मैदान में बहुत अधिक बारिश होती है। और दूसरा जो कि महत्वपूर्ण कारण है वो ये है कि जैसे ही अप्रैल का महीना आता है, मई का महीना आता है, इन महीनों में बहुत अधिक टेम्परेचर होता है। इस वजह से जो हिमालय में पाए जाने वाले ग्लेशियर हैं वह पिघलते हैं। तो ग्लेशियरों के पिघलने से वहाँ का जो जल होता है वह दक्षिण की ओर या फिर उत्तर के विशाल मैदान की नदियों की ओर चला जाता है। तो उत्तर की नदियों के स्तर बढ़ने के 2 महत्वपूर्ण कारण हैं। पहला है बारिश, दूसरा है ग्लेशियरों का पिघलना। तो क्या होता है, जैसे ही इन नदियों का स्तर बढ़ता है, उत्तर की सभी नदियों का जो स्तर बढ़ता है, इस वजह से ये जो पानी होता है वह नदियों से बाहर उत्तर के मैदान या मैदानों व खेतों में चला जाता है। तो जैसे ही मैदानों व खेतों में जाता है तो वहाँ की उत्पादकता जो होती है वो बढ़ जाती है क्योंकि नदियाँ वहाँ निक्षेप छोड़ देती हैं। एक वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पर इन नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है। तो देखिए, ये मान लीजिए नदियाँ हुई, तो जब बाढ़ आएगी तो नदी के इतना और नदी के इतने, यहाँ पर ये बाढ़ग्रस्त क्षेत्र हो सकते हैं, मगर यहाँ पर बाढ़ग्रस्त क्षेत्र नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर नदी ने नए निक्षेप नहीं छोड़े हैं। इस वजह से यहाँ की जो उत्पादकता होगी वो यहाँ की उत्पादकता से कम होगी। तो जहाँ की उत्पादकता अधिक होगी उस क्षेत्र को हम कहते हैं खादर, जो कि बाढ़ग्रस्त हर साल क्षेत्र होते रहते हैं, उसको कहते हैं हम खादर। खादर सब समझ सकते हैं, खाद से संबंधित खादर है, क्योंकि खाद जो होती है वो उत्पादकता बढ़ाती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि खादर खाद से संबंधित है। दूसरा है बांगर, वह क्षेत्र जहाँ पर नदियों का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ की उत्पादकता जैसी है वैसी ही रहती है। तो ये हो गया बांगर। तो बांगर वह क्षेत्र जहाँ पर उत्पादकता बहुत ही कम होती है क्योंकि यहाँ पर नई मृदा नहीं आई हुई होती है। तो
चलिए अब हम समझते हैं बांगर को। तो देखिए यह पुरानी जलोढ़ मृदा के द्वारा बना हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम समझते हैं कि बांगर और खादर दोनों का जो निर्माण है वो जलोढ़ मृदा से हुआ है। अब जलोढ़ मृदा कौन होती है? जलोढ़ मृदा वह मृदा होती है जो कि नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनी हुई होती है। अभी हमने बताया कि इस मृदा पर बाढ़ नहीं आती है, तो कैसे ये जलोढ़ मृदा हो गई? तो देखिए इसको हम समझते हैं। देखिए नदियां जो होती हैं वह अपने समय के साथ अपने रास्ते बदलती रहती हैं, समय के साथ अपने रास्ते बदलती रहती हैं। पहले यहाँ पर कई नदियाँ बहती रही होंगी, इस वजह से यहाँ पर आज की जो मृदा है, आज भी जो मृदा है वह एक जलोढ़ मृदा है। लेकिन अब यहाँ पर कोई नदी नहीं बहती है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि यह पुरानी जलोढ़ मृदा है। यह नई जलोढ़ मृदा है। कौन सी नई जलोढ़ मृदा है? खादर। खादर क्षेत्र नई जलोढ़ मृदा है और वांगर क्षेत्र पुरानी जलोढ़ मृदा है। तो देखिए यह पुरानी जलोढ़ मृदा के द्वारा बना हुआ है। अब इतने से आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर नदियाँ पहले बहती रही होंगी, यहाँ पर अपने निक्षेप छोड़ती रही होंगी, इस वजह से इस मैदान को हम कहते हैं पुरानी जलोढ़ मृदा के द्वारा निर्मित मैदान। दूसरा है जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। ये साधारणतः समझते हैं, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है उस क्षेत्र को हम कहते हैं बांगर क्षेत्र, जहाँ पर बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, बांगर मृदा का निक्षेप कार्य मध्य से। देखिए बांगर जो मैदान है, इस मैदान का जो निर्माण कार्य है वह मध्य से अपर प्लीस्टोसीन काल के द्वारा ही हुआ है। मध्य से अपर प्लीस्टोसीन युग के बीच हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मैदान का रंग हरा है। इस मैदान का जो रंग है वो लगभग हरे कलर का है। इसके अलावा यहाँ पर चूना के निक्षेप के द्वारा अधिकता पाई जाती है। यहाँ पर चूने की निक्षेप अधिक पाई जाती है। इसके अलावा इसलिए यहाँ भूमि खेती के लिए अधिक उपजाऊ नहीं होती है। जब यहाँ पर चूना का निक्षेप अधिक पाया जाएगा तो सीधे समझिए, जब चूना पाया जाएगा तो वहाँ पर खेती अच्छी तरह उत्पादकता वाली खेती संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं, यहाँ नदियाँ पूर्णावस्था में होती हैं। देखिए बालू, रोदिका, विसर्प, गोखुर झील, गुफिक नदियाँ का निर्माण करती हैं। देखिए जैसे ही नदियाँ उत्तर के मैदान से या फिर हिमालय से दक्षिण की ओर आती जाती हैं, तो नदियाँ जो होती हैं वह युवा अवस्था से पूर्णावस्था में चली जाती हैं। वो क्यों चली जाती हैं? तो देखिए यहाँ पर जो मैदान है वो बहुत ही समतल मैदान है। जब समतल मैदान है तो जहाँ पर भी नदियों को जगह मिलती है वो चली जाती हैं। इस वजह से यहाँ पर कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण होता है, जिसमें से बालू, रोदिका, विसर्प, गोखुर झील और भी कई महत्वपूर्ण संरचनाओं का निर्माण होता है। किस वजह से? नदियों की पूर्णावस्था की वजह से। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह मृदा सतलुज के मैदान व गंगा के ऊपरी मैदान पर प्रमुखता से पाई जाती है। तो वांगर क्षेत्र जो है वह मुख्यतः सतलुज के मैदान व गंगा के ऊपरी मैदान पर लगभग पाई जाती है, उत्तरी मैदान पर लगभग पाई जाती है। तो अभी हमने मिट्टी की विशेषता के आधार पर तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वांगर क्षेत्र देखा। अब हम देखते हैं मिट्टी की विशेषता के आधार पर चौथा खादर क्षेत्र। खादर क्षेत्र वह क्षेत्र होता है जहां पर हर साल बाढ़ के द्वारा नए निक्षेपों के द्वारा इस मृदा का निर्माण करता है। अब हम देखते हैं खादर, एक एक पॉइंट को समझते हैं जिससे कि हमें आसानी से समझ आ जाए। देखिए खादर प्रदेश वह नीचा प्रदेश है जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रति वर्ष पहुंचता है। देखिए बाढ़ जो है वो हर साल आती है, तो ये हर साल बाढ़ग्रस्त क्षेत्र होते हैं और नए मृदा का निर्माण करके बनती है। तो खादर प्रदेश वह नीचे प्रदेश है जहां नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इस मैदान को बाढ़ के मैदान व कछारी प्रदेश भी कहते हैं। इस मैदान को बाढ़ के मैदान व कछारी प्रदेश भी कहते हैं। बाढ़ के मैदान क्यों कहते हैं? क्योंकि हर साल यहाँ पर बाढ़ आती है, इसलिए बाढ़ के मैदान कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, खादर का निक्षेपण अपर प्लीस्टोसीन युग से आधुनिक का है। तो देखिए इसमें हमने देखा था
वांगर में कि वांगर मैदान का जो निर्माण है वह लगभग मध्य से अपर प्लीस्टोसीन काल तक था। अब हम देखते हैं खादर का। तो खादर का जो निर्माण है वो अपर प्लीस्टोसीन युग से आधुनिक, मतलब आज भी इस मैदान का निर्माण हो रहा है, क्योंकि हर साल बाढ़ आती है और जब बाढ़ आएगी तो इस मैदान का निर्माण होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खादर के मैदान वर्षा ऋतु में बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। अभी हमने बताया कि हर साल खादर के मैदानों पर वर्षा के कारण बाढ़ आती है, इस वजह से ये क्षेत्र चपेट में आ जाते हैं और अतः नई जलोढ़ मिट्टी की परत जमा रहती है, अति उपजाऊ मृदा का निर्माण होता है। तो सीधा है कि जब वर्षा होगी, वर्षा के बाद बाढ़ आएगी, जब बाढ़ आएगी तो इन मैदानों पर यह पानी रहेगा, इन मैदानों पर जब ये पानी रहेगा तो नदियां अपने निक्षेप छोड़ देंगी। जब निक्षेप छोड़ देंगी तो यह बहुत ही उपजाऊ मृदा को बना देती हैं और यहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत अधिक रहती है और दूसरे मैदानों की अपेक्षा अधिक होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। खादर प्रदेश भूमिगत जल का सबसे उत्तम संग्रह है। देखिए यहाँ पर क्या है कि हर साल वर्षा के कारण जब बाढ़ आती हैं तो वहाँ पर पानी जमा रहता है, इस वजह से वहाँ का भौम जल स्तर या कह सकते हैं वाटर लेवल अधिक रहता है। क्यों रहता है? क्योंकि हर साल बाढ़ आती है, जब बाढ़ आएगी तो वहाँ पर पानी जमा रहेगा और वहाँ पर भौम जल स्तर को बढ़ा देता है। तो चलिए अब हम देखते हैं मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण के अंतर्गत पाया जाने वाला पांचवा भाग, जिसको हम कहते हैं रेह। तो देखिए रेह का जो निर्माण होता है वह वांगर के द्वारा होता है, वांगर के मैदान में होता है। तो देखिए वांगर प्रदेश के जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है, जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है उसमें कहीं कहीं भूमि पर एक नमकीन सफेद परत बिछ जाती है, इस परत को रेह व कलर कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसको ये समझते हैं कि इसका कलर ऐसे क्यों हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही हम इसको रटने से अच्छा है इसको हम देखें कि कैसे इसका निर्माण होता है। तो देखिए वांगर वह क्षेत्र होते हैं जहां पर बाढ़ का पानी नहीं पहुंच पाता है, इस वजह से वहां की उत्पादकता अच्छी नहीं होती है। तो वांगर प्रदेशों पर उत्पादकता बढ़ाने के लिए पानी की जरूरत होगी, पानी की जरूरत होगी तो क्या होता है कि इस क्षेत्रों में नलकूप के द्वारा या बोरवेल करवा के लोग सिंचाई करते हैं। तो क्या होता है कि वांगर के प्रदेश जिन भागों में अधिक सिंचाई की जाती है, तो वांगर के प्रदेशों में या वांगर क्षेत्रों में लोग पानी के द्वारा अधिक सिंचाई करते हैं। जब सिंचाई करते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि अधिक सिंचाई के कारण वहाँ की जो मृदा होती है वह नमकीनी सफ़ेद परत सी बिछ जाती है, इसीलिए इस मृदा को हम रेह व कल्लर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के शुष्क भागों में इसका विस्तार बहुत ही अधिक है। तो चलिए अब हम देखते हैं मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण किया है उसके अंतर्गत पाया जाने वाला छठवां महत्वपूर्ण भाग, उसका नाम है भूण। भूण जो है वह भी एक महत्वपूर्ण मैदानी क्षेत्र है जो कि वांगर के द्वारा निर्मित होता है। तो देखिए भूण वांगर प्रदेश का वह क्षेत्र जहां पर आवरण क्षय के फलस्वरूप आवरण का ऊपरी परत का हट जाना की वजह से ऊपर की मुलायम मिट्टी नष्ट हो जाती है। जब वांगर क्षेत्र की ऊपर की मुलायम मिट्टी का क्षय या फिर वहां का रिमूव या फिर हट जाती है तो उस वजह से यह क्षेत्र एक पथरीली क्षेत्र बन जाता है। तो देखिए वहां अब कंकरीली ऊंची भूमि मिलती है। जब ऊपर की मुलायम मृदा हट जाएगी तो वहां पर केवल कंकरीली मृदा ही बचेगी। देखिए यह बालू की ढेर है जहां पर प्राचीन काल जल बहाव से हुआ है, यह प्राचीन काल से बह रहे जल बहाव के कारण इसका निर्माण हुआ है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। गंगा नदी, रामगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र में भूण का जमाव पाया जाता है। तो देखिए भूण का जो क्षेत्र है वह गंगा नदी व रामगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्रों में भूण का जमाव बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, जो कि मुरादाबाद व बिजनौर जिलों में मुख्यतः पाया जाता है, या फिर यहाँ पर हम इसको देख सकते हैं।
अब हम देखते हैं मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण के आधार पर 7वां महत्वपूर्ण भाग शंकु। तो देखिए, उत्तर के विशाल मैदान में नदियों का निक्षेप के परिणाम स्वरूप शंकु व जडोल पंख का निर्माण होता है। तो देखिए, उत्तर की जितनी भी नदियां हैं, इन नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप के द्वारा ही इस मैदान का निर्माण होता है। और समझते हम, इस मैदान का जो निर्माण है वह उत्तर की नदियों के द्वारा लाए गए निक्षेप से बनता है, और उत्तर की जितनी भी नदियां हैं सभी नदियां इस मैदान का निर्माण करती हैं, बशर्ते एक नदी को छोड़ के, घाघरा नदी। तो घाघरा नदी को छोड़कर सभी नदियां शंकु मैदान का निर्माण करती हैं। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शंकु मैदान का आधार दक्षिण में मैदान की तरफ, इसके अलावा इसका जो शीर्ष है वो पहाड़ियों से नदियों के निकास बिंदु की ओर होता है। तो देखिए नेक्स्ट पॉइंट, शंकु जो मैदान है वह क्या है कि वह व्यास नदी, रावी नदी, महानंदा, तीस्ता, मिश्र शंकु व अन्य सामान्य बनाते हैं। तो शंकु मैदान का जो निर्माण होता है वह व्यास, रावी, महानंदा, तीस्ता नदी पर मिश्रित के साथ वह अन्य सामान्य बनाते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं कि गंडक, कोसी, महानंदा, तीस्ता बड़े पैमाने पर शंकु मैदान का निर्माण करते हैं। तो शंकु जो मैदान है वह गंडक, कोसी, महानंदा और तीस्ता नदियों के द्वारा बड़े पैमाने पर बनाया जाता है। इसके अलावा व्यास नदी, रावी, महानंदा, तीस्ता के द्वारा मिश्र शंकु बनाए जाते हैं और अन्य नदियों के द्वारा सामान्य शंकु बनाए जाते हैं। तो चलिए अब हम देखते हैं मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान का जो वर्गीकरण है उसका अंतिम भाग, 8वां भाग, वह है डेल्टा। देखिए, जैसे ही डेल्टा का नाम आता है वैसे ही हमारे दिमाग में आता है सुंदरवन डेल्टा। सुंदरवन डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो कि भारत और बांग्लादेश में फैला हुआ है। तो देखिए, गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर अपने मुहाने पर विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, यह डेल्टा भारत व बांग्लादेश में विस्तृत, पुराना भाग भारत में, नया भाग बांग्लादेश में पाया जाता है। अभी हमने बताया कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी मिलकर अपने मुहाने पर एक विशाल डेल्टा का निर्माण करते हैं। इसके अलावा यह डेल्टा भारत व बांग्लादेश में विस्तृत है। यह भारत और बांग्लादेश में विस्तृत है। तो जो सुंदरवन डेल्टा है वो लगभग यहाँ पाया जाता है। तो ये भारत और ये बांग्लादेश दोनों देश में सुंदरवन डेल्टा विस्तृत है। देखिए, पुराना भाग भारत में और नया भाग बांग्लादेश में पाया जाता है। तो देखिए, भारत में सुंदरवन जो डेल्टा है उसको हम पुराना भाग बोलते हैं, और जो बांग्लादेश में है उस सुंदरवन डेल्टा के डेल्टा भाग को हम बोलते हैं नया। इसलिए क्योंकि बांग्लादेश में जो नदियां हैं वो बहुत अधिक पाई जाती हैं, यहाँ पर निक्षेप हर साल बढ़ते रहते हैं, हर साल छोड़ते रहते हैं। इस वजह से इस क्षेत्र को हम नया डेल्टा बोलते हैं और भारत को हम पुराना डेल्टा क्षेत्र बोलते हैं। तो देखिए, जो डेल्टा भाग है वह एक खादर का ही एक विस्तृत रूप है। इसलिए है क्योंकि खादर वह क्षेत्र होता है जहां पर बाढ़ का पानी हर साल आता है और उस मृदा को उपजाऊ बनाकर चला जाता है। इसी प्रकार डेल्टा जो क्षेत्र है वह भी एक खादर प्रदेश है। इसलिए है क्योंकि यहाँ पर कई महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। इन नदियों की वजह से यह जो नदियाँ हैं वह अपने निक्षेपों को मैदान पर छोड़कर चली जाती हैं। इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो डेल्टा क्षेत्र है वह एक खादर का विस्तृत रूप है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सुंदरवन डेल्टा में तलहटी पर निक्षेप की मात्रा अधिक है, अत्यधिक गहराई पर पाया जाता है। इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो नदियाँ हैं वह पूर्णावस्था में आ जाती हैं। इस वजह से यह नदियाँ जो होती हैं वह अपने रास्ताओं को बदलती रहती हैं और कई सालों से यह बह रही हैं, कई सालों से यह डेल्टाओं का निर्माण कर रही हैं। इस वजह से निक्षेप की मात्रा अधिक है, अधिक के साथ साथ अत्यधिक गहराई पर भी यह पाई जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसमें निक्षेपित तलहटी के कण बहुत महीन होते हैं।
इसमें जो निक्षेप पाए जाते हैं, जो कण पाए जाते हैं निक्षेप के, वो बहुत ही महीन पाए जाते हैं। और महीन होने की वजह से ही यहाँ की जो प्रोडक्टिविटी है, जो यहाँ की जो उत्पादकता है, वो बहुत ही अधिक है, क्योंकि यहाँ पर जो कण है बहुत ही महीन पाए जाते हैं और महीन कणों पर खेती बहुत अच्छी होती है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, सिंधु नदी के निक्षेप कम गहरे व मोटे आकार के होते हैं। इसकी तुलना हम अगर सिंधु नदी के डेल्टाओं से करें, सिंधु नदी के निक्षेप से करें, तो पाते हैं कि बांग्लादेश में पाए जाने वाले जो कण हैं, डेल्टाओं क्षेत्र में पाए जाने वाले जो नदियों के निक्षेप के कण हैं, वो बहुत ही महीन होते हैं। किसकी अपेक्षा? सिंधु नदी के कणों की अपेक्षा। तो दोस्तों, आज हमने उत्तर का विशाल मैदान के अंतर्गत, उत्तर के विशाल मैदान का वर्गीकरण के अंतर्गत पाए जाने वाले दो वर्गीकरण, मिट्टी की विशेषता के आधार पर, प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर, तो आज हमने मिट्टी की विशेषता व ढाल के आधार पर पाया जाने वाला जो वर्गीकरण है, उसके अंतर्गत पाए जाने वाले 8 भागों को हमने विस्तृत रूप से देखा। तो चलिए आने वाले क्लास में हम प्रादेशिक भिन्नता के आधार पर उत्तर के विशाल मैदान के वर्गीकरण को देखेंगे। तो चलिए साथियों, बने रहिए। धन्यवाद।